हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का प्रश्न भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम पहले शुरुआत इजी से करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ क्या है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो चलिए हम मान लेते हैं। तो ये हल हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर हमने पहले क्या किया, मानेंगे हम। दो संख्याओं की बात हुई तो चलिए पहले हम संख्याओं को मान लेते हैं और फिर एक एक करके सारी कंडीशंस को लगाते हैं। माना जो पहली संख्या है, हमने क्या कर लिया, माना पहली संख्या जो है वो x हमने मान लिया, ठीक। और फिर आपको लिखनी है दूसरी संख्या, क्योंकि बात दो संख्याओं की हुई है तो हमने यहाँ पे दो संख्याओं को ही मान लिया। पहली संख्या को हमने x मान लिया है और दूसरी संख्या को हमने जो है y मान लिया है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रथम शर्त को। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। चलिए पहली शर्त क्या है, हमने मान लिया। सबसे पहले दो संख्याओं की बात हो रही थी तो हमने दो संख्याओं को मान लिया। अब चलिए कंडीशन को पढ़िए, पहली कंडीशन को, कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 यानी x और y। अंतर का मतलब जो x और y का जो अंतर है वो कितना है, 26। यानी दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। ये हमारी पहली कंडीशन है। तो ये हो गया। तो प्रथम शर्तानुसार ये हो गया। अब हम बात करते हैं द्वितीय शर्त की। तो आपको ऐसे ही एग्जाम में भाषा लिखनी है, द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि एक संख्या जो है यहाँ पे देख लीजिए, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। यानी एक संख्या यानी x जो है वो दूसरी संख्या यानी y के क्या है, 3 गुनी है। यानी x जो है y का क्या है, 3 गुना है। आप यहाँ पर क्वेश्चन जो है पढ़ सकते हैं। तो बस यही दो शर्त दी हुई थी। अब देखिए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ई हो जाएगा x बराबर 3y। अब क्या करना है, यहाँ से हमें x और y का जो है मान ज्ञात करना। इसे हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया। अब इसी x की वैल्यू को उठाकर इसमें रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिखेंगे और फिर उसमें इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो x और y बराबर कितना था, 26 था। तो x का मान आपको इसी में उठा कर रख देना है 3y और y बराबर कितना, 26। तो 3y में से y गया तो कितना बचा, 2y बचा, बराबर कितना बचा, 26 बचा। और अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ गया, 13। तो यहाँ से मेरा y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब इस y के मान को उठाकर आपको इसमें रख देना है समीकरण नंबर 2 में। तो हमारा x का मान जो है वो आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं कि y का मान समीकरण, आपको भाषा ऐसे ही लिखना है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 को पहले आपको लिखना है। तो x बराबर कितना है, 3y है। तो x बराबर लगाए 3 गुणे y का मान कितना है, 13 है। तो ये हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 13 3 49। तो x का मान मेरा 49 आ गया और y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो यही हमसे यानी उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या ही पूछ रहा था। तो अतः पहली संख्या क्या हो जाएगी मेरी, पहली संख्या, यानी संख्याओं की बात कर रहा था। पहली संख्या हमने x माना है और x का मान कितना है, 49। यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 49। और दूसरी संख्या अगर हम निकालें तो दूसरी संख्या को हमने क्या माना है, y माना है और y का मान कितना है, 13 आया है। तो बस यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये प्रश्न जो है वो इस तरीके से लगेगा। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर।
दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि x के लिए हल कीजिए 1/x धन 1 धन 2/x धन 2 बराबर 4/x प्लस 4। तो इसको आपको x के लिए हल करना है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू जो है निकालना है। और जब आप x की वैल्यू निकालें तो उसका मान जो है ऋण 1 ऋण 2 और ऋण 7 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके का प्रश्न भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। चलिए अब लिख लेते हैं हम सीधे हल और करते हैं हल। हमने लिखा हल और दिया है क्या दिया है, जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये दिया है 1/x धन 1 धन 2/x धन 2 बराबर कितना 4/x धन 4। ये हमको जो है वो दिया हुआ है, यानी ये चीज़ जो है वो इसके बराबर है। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालना, इसको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे होंगे सॉल्व कैसे होगा। ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, तो भिन्न को हल कर लीजिए। चलिए भिन्न हल कैसे करते हैं, पहले हम लघुत्तम लेते हैं। तो x धन 1 और x धन 2 का जब आप लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, x धन 1 और इंटू x धन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस x प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे और x प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे। चलिए तो ये x प्लस 2 ही हो जाएगा, धन लगाइए, ये हो जाएगा 2 इंटू x प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए ये कितना हो गया मेरा 4/x धन 4 हो गया। चलिए अब ऊपर वाली चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये वही है x धन 2, धन लगाइए, 2 को अंदर को दाइए तो 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 को प्लस लगाया हमने, 2 को अगर हम x से गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, ये आपको समझना है। चलिए अब यहाँ पर इस चीज़ को हम ऐसे ही अभी लिख लेते हैं x प्लस 1 x प्लस 2। इस तरीके का प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं इसको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको कर लेना है। 4/x प्लस 4 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देख लीजिए x है, ये 2x है, मिल कितना हो गया 3x, मिल के कितना हो गया 3x हो गया, धन लगाइए, और ये 2 है प्लस ये 2 है, कितना हो गया 4 हो गया, बटे नीचे कितना बचा x प्लस 1, और मेरा कितना बचा इधर x प्लस कितना बचा 2 बचा, बराबर कितना आ गया मेरा 4/x प्लस कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या करना है, अब सिंपली कुछ नहीं करना है, कैंची गुणा कर दीजिए, इसको ऐसे गुणा कर दीजिए, इसको ऐसे गुणा कर दीजिए। तो चलिए इसको हम कैंची गुणा कर लेते हैं। चलिए तो ये इसको ऐसे गुणा करिए, इसको ऐसे नहीं, ये कितना 3x प्लस 4 है, इंटू में ये क्या हो जाएगा x प्लस का ये 4 हो जाएगा, बराबर लगाइए 4 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 जो है वो हो जाएगा। चलिए इसको गुणा कर लीजिए। तो 3x को x से गुणा करेंगे तो 3x वर्ग हो जाएगा, फिर 3x को 4 से गुणा करेंगे तो धन लगाइए 12x हो जाएगा, धन यहाँ पर लगाइए। अब 4 को इससे गुणा कर दीजिए, पहले हम 3x को उठाया, इससे पूरे से गुणा किया, अब 4 को उठाया यहाँ से गुणा करें तो ये 4x हो गया, धन 4 चौके 16 हो गया। अब इस वाली चीज़ को हम ऐसे ही लिख रहे हैं x प्लस 1 x प्लस 2। चलिए अब इधर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर फटाक से हम पहले लिख लेते हैं। तो ये मेरा है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा हो गया 3x वर्ग, और ये हो जाएगा 12x धन 4x मिलकर कितना हो गया 16x हो गया, और धन 16 हो गया। अब 4 लगाइए, अब ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 2, इसको गुणा करिए, नहीं अब x को उठाइए, पहले इस x को उठाइए, इससे भी गुणा करिए और इससे भी गुणा करिए, फिर 1 को उठाइए x से गुणा करिए और 2 से गुणा करिए, गुणा करने का नियम होता है। तो x को x से गुणा करेंगे तो x वर्ग हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस लगाया, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो गया, फिर धन लगाइए। अब इसको इससे गुणा करिए, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए। चलिए ये हो गया मेरा 3x वर्ग धन 16x हो गया, धन ये मेरा 16 हो गया। अब ये 4 अंदर वाली चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x वर्ग 2x और x मिलकर 3x हो गए, धन 2। ओके चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो 3x वर्ग धन 16x धन 16 बराबर कितना हो गया, ये 4x वर्ग हो गया, धन 4 12x हो गया, धन 4 दूनी कितना हो गया मेरा 8 हो गया। अब चलिए इस वाली चीज़ को आप पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व हो जाए अच्छे से। तो 4x वर्ग धन 12x धन 8 बराबर, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, 3x वर्ग धन 16x धन 16। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस कर लेना। चलिए 3x वर्ग है, इसको इधर ले आइए, 4x वर्ग, अब ये प्लस 3x वर्ग है, इधर आएगा तो माइनस का 3x वर्ग हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस आपको समझना है। ये 12x है ही पॉजिटिव वाला, पहले का प्लस का 12x है, और ये क्या है
ये धन 16x इधर आएगा तो ऋण 16x हो जाएगा। समझना आपको, धन ये 8 है, अब ये प्लस का 16 ब्रैकेट की इस साइड आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचा, देखिए इसको भी हम इधर ले आए, इसको भी हम इधर ले आए, इसको भी हम इधर ले आए, इधर 0 ही तो बचेगा। तो यही चीज़ हमने जो है वो लिख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो ये क्या क्या हो गया मेरा, तो 4x वर्ग में से 3x वर्ग गया तो मेरा यहाँ पे बचा x वर्ग। अब 12 में से 16 जाएगा तो ऋण 4x बचेगा, 8 में से 16 जाएगा कितना बचेगा मेरा, ऋण 8 बचेगा, बराबर कितना 0। तो अब आपको इसका गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड विधि द्वारा तो ये सॉल्व नहीं होगा, गुणनखंड विधि द्वारा ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब आपको ऐसी संख्या है ना कि गुणा करो तो 8 आ जाए और घटा दो तो 4 आ जाए, ऐसी तो पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि नहीं लगेगी, यहाँ पे सीधा 4 विधि लगेगी या द्विघाती सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो चलिए लिखते हैं द्विघाती सूत्रानुसार, द्विघाती सूत्रानुसार। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड विधि, यहाँ हमें x का मान निकालना है, लेकिन अगर ये x का मान गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, कई विधि होती है इसकी, तो यहाँ पे गुणनखंड विधि नहीं लग पाएगी। तो हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगा रहे हैं। क्या होता है, वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर ऋण 4ac बटा 2a। ये होता है द्विघाती सूत्र। क्योंकि हमारा गुणनखंड विधि इसमें नहीं लग पा रहा है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे और इसका आंसर लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें a का मान कितना, पहले इसमें मान देख लेते हैं। इसमें a का मान कितना है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। b का मान कितना है, तो ऋण 4 दिख रहा है आपको। c का मान कितना है, ऋण 8 है। c का मान कितना है, ऋण 8 है। आप देख रहे हैं ये b है और ये c है, c का मान ऋण 8 है। अब चलिए इसी चीज़ को इसमें रख देते हैं। तो x ये माइनस पहले लगा तो लगा दिया, माइनस पहले से ही लगा तो लगा दिया। अब b का मान लिखिए, b का मान कितना है, ऋण 4, तो ब्रैकेट लगाइए ऋण 4 प्लस माइनस रूट b वर्ग, तो b का मान कितना है, ऋण 4 है, वर्ग लगा तो हमने वर्ग लगा दिया, सिंपल सा। माइनस लगाइए 4 गुणे a का मान कितना है, 1 है, c का मान कितना है, ऋण 8 है। तो जो है बस उसको करते जाइए। कैलकुलेशन आपको कैलकुलेशन अच्छा रहना चाहिए मैथ में, तभी आप स्कोर कर पाएंगे अच्छा। चलिए अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस लगाइए रूट माइनस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 8 चौके कितना हो गया मेरा, 32 हो गया। चलिए बटे लगाइए, कितना हो गया, 2 हो गया, ये 4 प्लस माइनस, तो चलिए ये कितना हो गया, 6 2 कितना हो गया, यानी कितना हो गया, 48 हो गया, 48 हो गया। चलिए बटे 2, ये सॉल्व हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 4 प्लस माइनस 16 3 48 होता है। इसको ऐसे भी आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, एक्स का मान इतना आप लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और कैलकुलेशन आ रही तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपका समय आपके पास समय है तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 4 प्लस माइनस, अब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो 4 हमने बाहर निकाल लिया बटे 2, तो ये हो गया, तो ये हो गया। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, इसको देख लीजिए अभी और भी ये सॉल्व हो सकता है। अगर यहाँ ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ पर भी 2 बचेगा, और ये रूट 3 हो जाएगा बटे कितना, ये नीचे 2 तो है, हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 4 था तो 2 बचा, यहाँ पर भी 4 था तो 2 बचा, 2 से 2 कट गया, तो मेरा कितना आ गया 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप इसको और भी कर सकते हैं। तो x का मान क्या है, x का मान आया 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, ये मेरा x का मान आया। तो अब इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें धन चिन्ह ले लेना है, इसे लिखते हैं धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर। तो अगर आप धन चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 रूट 3 आ जाएगा, ठीक। और अगर आप यहाँ से अगर ऋण चिन्ह ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, प्लस माइनस है ना, तो अगर निगेटिव लेंगे तो 2 ऋण 2 रूट 3 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ऐसे भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 6,4 B 0,1 और C जो है ऋण 6,7 जो है ऋण 7 समरेख नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इस तरीके का सवाल भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो क्या है। चलिए
कुछ चीज़ें जैसे कि आपको ये चीज़ पता होगी कि कोई बिंदु मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी ये बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये संरेख कब होती हैं? ये संरेख कब होती है? संरेख तभी होती है जब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, यानी 3 बिंदुएं संरेख तभी होती हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो। ये आपको पता होगा। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो 3 बिंदु हैं ये संरेख नहीं है, अर्थात अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें वो 0 ना आए कि कोई और आए, तब हम कह देंगे क्या है, वो संरेख नहीं है। क्योंकि संरेख होने की दशा में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 होता है। लेकिन हमसे कह रहा है कि दर्शाइए कि ये ए बी सी क्या है, संरेख नहीं है, अर्थात हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 ना आए, कुछ और आए तो ये हो जाएगा सिद्ध कि ये संरेख नहीं है। अगर 0 आएगा तो संरेख होगा, नहीं हमें प्रूफ करना है कि संरेख नहीं, अर्थात हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं लाना, अर्थात 0 के अलावा कुछ और आना चाहिए। तो चलिए बस आपको करना क्या है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ना आए तो हम कह देंगे कि क्या है, ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तो चलिए दिया है क्या दिया है, दिया है बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदु ए कामा लगाइए बी और सी के निर्देशांक। हमें क्या दिया गया है, ए बी और सी का जो है निर्देशांक दिया गया। ए का निर्देशांक 6,4 है, बी का निर्देशांक कितना है 0,1 है, और सी का निर्देशांक कितना है -6,7 है। तो दिया है बिंदु ए और बी और सी के निर्देशांक, हमने ए बी सी मान लिया, यानी इनके निर्देशांक दिया हुआ है, ए बी सी के निर्देशांक दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है इसको प्रूफ करिए कि ये क्या है, संरेख नहीं है। तो चलिए हम बेसिकली त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकाल लेंगे। तो इसलिए ये क्या है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है। चलिए लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस फार्मूला लगा देना। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे कह रहा है कि दर्शाई कि संरेख नहीं है, तो बस यही कंडीशन लगा दी, यानी 0 के अलावा और कुछ आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल 0 ना आए, 0 के अलावा और कुछ आएगा, अब हम कह देंगे कि संरेख नहीं है। 0 आता है तब तो संरेख होता है, आपको पता होना चाहिए कंडीशन। फार्मूला क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 y1 धन x3 y1 माइनस का y2। ये क्या होता है, सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका सूत्र होता है। हमने बेसिकली इसका सूत्र रख दिया। चलिए अब इसके मान को रख देते हैं। चलिए x1, ये x1 कितना है 6, ब्रेकेट लगाइए। y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है ऋण 7। अब यहाँ से पहले से ही एक ऋण है लगा, यहाँ भी ऋण है, तो ये धन 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलिए धन x2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है ऋण 7, और y1 का मान कितना है ऋण 4 रख दिया हमने, धन लगाइए। x3 का मान कितना है ऋण 6, ब्रेकेट लगाइए। y1 माइनस का y1 कितना है 4 है, y2 कितना है 1 हमने रख दिया। तो ये x1, ये क्या है x2, ये क्या है x3, ये y1 है, y2 है, y3 है। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है। चलिए 6 गुणित लगाना, 1 और 7 कितना हो गया 8, धन लगाइए। अब 0 को अंदर गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस, यानी ये माइनस हो गया, और 4 में से 1 गया, कितना बचा 3 बचा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया मेरा 1/2, 8 छंगे 48, और माइनस लगा, माइनस 6 का 18। बस तो 1/2, 48 में से 18 गया, कितना बचा, ये मेरा बचा 30। चलिए तो 1/2 से गुणा कर दीजिए, यानी 30/2 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अर्थात हमने क्या निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 15 आ गया। त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल कितना आया 15 मात्रक आया। ठीक, इसका क्या है जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 15 मात्रक, यानी 15 आया, यानी 0 नहीं आया, इसका मतलब ये 0 नहीं है। अतः बिंदुएं A 6,4, B 0,1 और C ऋण 6,7 संरेख नहीं है। संरेख क्यों नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमने निकाला वो 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो कहते हैं संरेख। तो हमें यही सिद्ध करना था कि ये संरेख नहीं है।
तो आपको बेसिकली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है, वो जीरो ना है। अगर जीरो के अलावा और कुछ आए तो कह देंगे ये संरेख नहीं है। अगर जीरो ही आ जाता, मान ली निकाला हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, वो अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है कि बिंदु ए बी सी क्या है, संरेख है। जीरो नहीं आया इसका मतलब संरेख नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कास थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का जो मान है वो इसके बराबर है। ये भी लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखते हैं हल, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये मेरा क्या है, बायां पक्ष है, ये मेरा क्या है, दायां पक्ष है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ये क्या है, LHS है, ये क्या है, RHS है, RHS है। तो आपको कोई एक साइड ले लेनी, कोई एक पक्ष ले लेना है, इसको हल कर लेना है। यानी आपको वही पक्ष लेना है जिससे आंसर जल्दी आ जाए। आप अगर ये वाला पक्ष लेते हैं यानी बायां पक्ष, तो आपको दायां पक्ष लाना पड़ेगा। अगर आप दायां पक्ष लेते हैं तो आपको बायां पक्ष लाना पड़ेगा। तो जिससे जल्दी आंसर आ जाए आपको वही लेना है। तो चलिए हम ले लेते हैं दायां पक्ष। तो लिखते हैं दायां पक्ष लेने पर, चलिए दायां पक्ष ले लीजिए। तो दायां पक्ष क्या है, कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल वर्ग। ये मेरा क्या है, दायां पक्ष है। अब हम इससे हमको ये लाना है 1 माइनस का कास थीटा बटा 1 प्लस का कास थीटा, ये हमको जो है वो लाना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रेकर लगाइए। इससे हमको ये लाना है। अब चलिए हम कॉसेक थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। आपको समझते हुए चलना है। अब कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। ये होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। अब ये होल वर्ग लगा है तो हमने होल वर्ग लगा दिया, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया, कॉसेक थीटा को बदल दिया 1 साइन थीटा में, कॉट थीटा को बदल दिया कास थीटा बटा साइन थीटा में, बस और कुछ नहीं है। चलिए ये भी भिन्न बन रहा है, ये भी भिन्न बन रहा है। अब भिन्न को हल कर लीजिए। तो भिन्न हल करते समय सबसे पहले क्या कहते हैं, एलसीएम लेते हैं हर का। तो साइन थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। और आपको एक बात ये भी पता है कि अगर हर बराबर हो, हर अगर एक जैसा हो तो ऊपर वाली चीज़ को सेम ऐसे ही उतार लेते हैं। तो हर का साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी, इसलिए हमने ऊपर वाली चीज़ को ऐसे ही उतार लिया। तो ये मेरा हो गया। चलिए अब ये हो गया। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस पर भी हमने वर्ग लगा दिया, इस पर भी हमने वर्ग लगा दिया, क्योंकि ये जो है ये जो यहाँ पे ये पूरा का वर्ग लगा ना, यानी ये 1 माइनस कास थीटा पर भी है और ये साइन थीटा पर भी है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है। आपको समझ लेना है। चलिए अब चलिए ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग ऐसा का ऐसा ही है, इसको मैंने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। साइन थीटा का वर्ग क्या हो जाएगा, साइन वर्ग थीटा होता है, साइन वर्ग थीटा होता है। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, बस सवाल समझिए, आपका 50% से ज़्यादा लग गया है, बस थोड़ा सा समझना है बस। चलिए यानी हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, वो कौन सा फार्मूला है। चलिए आपको एक फार्मूला पता है कि साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा, ये क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि यहाँ से अगर हम कहें साइन वर्ग थीटा का मान निकालिए, साइन वर्ग थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा, वो 1 ऋण कास वर्ग थीटा हो जाएगा। अब इसी साइन वर्ग थीटा का जो मान है हमको इसमें रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए इसलिए हो जाएगा कॉसेक, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, कॉसेक थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा छूट गया है, कॉसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल वर्ग बराबर कितना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग बटे साइन वर्ग थीटा के जगह पे आपको रख देना है 1 माइनस कास वर्ग थीटा, 1 माइनस का कॉस वर्ग थीटा, ये हमने रख दिया। अब देखिए क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। 1 माइनस का कास वर्ग थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कास थीटा। क्यों, अगर आप इस चीज़ को 1 प्लस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो 1 ऋण कास वर्ग थीटा ही आएगा, इसलिए हमने इसके स्थान पर ये रख दिया। और क्यों रखा है, क्योंकि इससे इसकी एक पावर जो है वो कट जाएगी। तो क्या बचा, ऊपर 2 पावर था ना, तो एक कट गया तो एक तो बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचा, और नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो मेरा बच जाएगा।
तो यही हमको लाना था। ये आ गया कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल वर्ग किसके बराबर आ गया मेरा, ये मेरा आ गया 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा के जो है बराबर आ गया। आप देख सकते हैं यही चीज़ हमको लानी थी, तो ये जो है वो हमारा प्रूफ हो गया। तो ये इस तरीके से लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न ये है कि यदि ए कामा बी तथा सी त्रिभुज के अंतःकोण हैं, ए बी सी के क्या है अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि सेक बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉसेक ए बाई 2। चलिए इसको हल कर लेते हैं, हल लिखते हैं। तो क्या रहा, त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज ए बी सी के क्या है, कोई ये है ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, और जिसमें से ये जो है ये क्या है, इसके अंतःकोण है, ये अंदर वाले क्या है कोण, अंतःकोण है। यानी ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है, तो दिखाइए कि ये होता है। तो हमको बस एक लाइन लगानी, क्वेश्चन लग गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का जो योग होता है वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको पता होगा, बस इसी प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है। यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, 2 से सभी दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए। चलिए तो लिखते हैं 2 से, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अभी आइडिया लग जाएगा। 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा a बटा 2 धन ये हो जाएगा b बटा 2 धन c बटा 2 बराबर ये 180 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या a बटा 2 को उधर ले जाइए तो ये क्या बचा, b बटा 2 धन c बटा 2 बराबर 180 बटा 2 यानी 90 माइनस का ये a बटा 2 इधर आ जाएगा तो ऋण a बटा 2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये b प्लस सी, इसके भी बटे में 2, इसके बटे में 2, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस सी बटे 2। ये 2 इसके भी बटे में है, 2 इसको भी, हम इसको ऐसे भी कंबाइन लिख सकते हैं। ठीक, ये कितना होगा 90 ऋण a बटे कितना 2। हमें क्या लाना है, सेक b प्लस सी बटा 2। यहाँ क्या है b प्लस सी बटा 2 है, यानी हमें इधर क्या लाना है, सेक लाना। अगर हम सेक लाना चाहें तो क्या करें, दोनों पक्षों में सेक ले लीजिए, तो इधर सेक आ जाएगा नहीं आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेक b प्लस सी बटा 2 है और यहाँ केवल b प्लस सी बटा 2 है, अर्थात यदि हम यहाँ पे सेक ले लें तो एक पक्ष तो मेरा ये आ जाएगा। तो वही चीज़ लिखते हैं, दोनों पक्षों में सेक लेने पर, दोनों, आप एक पक्ष में तो ले नहीं सकते हैं, दोनों पक्षों में सेक लेने पर। चलिए दोनों पक्षों में सेक ले लीजिए, तो ये क्या हो गया मेरा सेक हो गया, और इधर बचा b प्लस सी, ये सेक b प्लस सी बटा 2 हो गया, और ये क्या होगा सेक 90 माइनस का a बटा 2 हो गया कि नहीं। हमने क्या किया, इधर b प्लस सी बटा 2 था, हमें इधर लाना था सेक b प्लस सी बटा 2। देख सकते हैं इधर लाना था सेक b प्लस सी बटा 2, तो हमने सिंपली किया क्या, दोनों पक्षों में सेक ले लिया और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे एक चीज़ लगेगा, चूँकि आपको पता होगा कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, होता है। तो अगर हम कहें सेक 90 माइनस थीटा की जगह पर अगर हम a/2 रख दें तो ये भी तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक a/2। समझ रहे हैं कि नहीं, सेक 90 माइनस थीटा ये होता है कोसेक थीटा होता है। तो अगर थीटा की जगह पर अगर हम a/2 रख दें तो यहाँ भी तो a/2 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सेक 90 माइनस a/2 जो है वो कोसेक a/2 के बराबर होगा। तो इसी को यहाँ पर उठा के रख दीजिए, तो ये आ गया सेक b प्लस सी बटा 2, और जो ये वाली वैल्यू है सेक 90 माइनस का a/2 ये बराबर हो जाएगी कोसेक a/2 के। तो हमें यही लाना था, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये मेरा जो है वो आ गया। तो आपको लास्ट में एक लाइन लिख देनी है, हैंस प्रूफ्ड।
तो ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।